चलिए आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर 2 होगा, यानी आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला वीडियो में, उसका लेक्चर 2 है। ध्यान दीजिएगा। तो एक लाइन आपको समझा देता हूँ कि इससे पहले जो हम आपको बताए थे कि आवर्त सारणी के बारे में, तो 4 वैज्ञानिक के बारे में जानना है। तो पहला आपको डोबेरेनर का त्रिक नियम, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम, तीसरा मेंडलीव का आवर्त सारणी और चौथा मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, ये चारों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको पहला डोबेरेनर का त्रिक नियम बताए थे। और डोबेरेनर का त्रिक नियम रिपीट एंड फायर आपको करते हैं। रिपीट एंड फायर का मतलब तेजी से क्वेश्चन पूछूंगा, तेजी से आपको आंसर कमेंट में देना है। जैसे हम आपको बताए थे डोबेरेनर का जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। डोबेरेनर के अनुसार कुल तत्व कितना था, 20। अंतिम तत्व कौन था, कैल्शियम। और त्रिक नियम का मतलब क्या होता है, 3 तत्वों के समूह, नहीं, ये आपको बताया गया था। और डोबेरेनर के समय में कितना त्रिक था, 3। पहला त्रिक में था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, दूसरा में था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीसरा में था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोग इससे पहले के वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, 2 नंबर का न्यूलैंड का अष्टक नियम। ध्यान से समझिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। देखिए सबसे पहले जानिए कि न्यूलैंड कहाँ के रहने वाले थे। तो भैया आपको बता दें कि न्यूलैंड साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, न्यूलैंड इंग्लैंड, नाम से पता चल रहा है, न्यूलैंड इंग्लैंड। और इसने अपना नियम दिया था 1856 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और इसके अनुसार कुल तत्व जो था, ध्यान दीजिएगा, कुल तत्व था 56। कितना था, कुल तत्व था 56। अब देखिए इसका अंतिम तत्व था जिरकोनियम, यानी अंतिम तत्व क्या था भाई साहब, जिरकोनियम, Zr, जिरकोनियम था ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अष्टक का मतलब क्या होता है। अष्टक मतलब होता है 8 तत्वों का समूह, 8 तत्वों के समूह। तो 8 तत्वों के समूह को हम लोग अष्टक बोलते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम से इतना ऑब्जेक्टिव आपका निकलता है। अब देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, तो हम लोग पहले पढ़े थे सारे गामा पौधा निशा। तो न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम कैसे बैठाया, तो जैसे हम लोग म्यूजिक सीखते हैं तो सबसे पहला उसका स्वर होता है सा रे ग म प ध नी सा, पता है ना भाई। फिर होगा सा रे, फिर होगा ग, होगा ना। तो इसका समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको भाई देखिए, पहला में आपका देखिए, पहला में सा आ रहा है तो 8वां में आ रहा है सा, इसका मतलब पहला और 8वां तत्व का गुण क्या होगा, समान होगा। दूसरा में रे आ रहा है तो 9वां में रे आ रहा है, यानी दूसरा और 9वां के तत्व का गुण समान होगा। तीसरा में गो आ रहा है और 10वां में गो आ रहा है, इसका मतलब तीसरा और 10वां तत्व का गुण समान होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 8वें पर जो है तत्व का गुण रिपीट होता है। अगर उससे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन। उस समय नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था जिस समय ये न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था। और देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसा और लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम के जैसा, प्रत्येक 8वें तत्व पे ये एक दूसरे को रिपीट करता था। यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। उस समय आप जान लीजिए, जो अभी अक्रिय गैस हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, नोबल गैस जो बोलते हैं अक्रिय गैस, उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। और अक्रिय गैस की संख्या 6 है। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि रेडन के बारे में। रेडन सबसे भारी गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, रेडन सबसे भारी गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और ये जो जेनन है ये भारी गैस है। रेडन क्या है, भारी गैस है और वायुमंडल में नहीं पाया जाता। जेनन को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। कौन गैस, अजनबी गैस। पूछेगा ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जिसे अजनबी गैस कहते हैं, तो होगा जेनन।
और हीलियम का उपयोग हम लोग करते हैं बल्ब में भरने के लिए और टायरों में भरने के लिए और बैलून में भरने के लिए, गुब्बारा सब में भरने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। हमको मेनली पढ़ना है मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग का चल रहा है, इसीलिए इस पर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको ऊपर से लेते हुए जा रहा हूँ। अगर पूरा देखिए, वीडियो को पूरा समझने के लिए, आवर्त सारणी सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। बीच में जाओ कट करके हो मन हो गया छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें और जहाँ कोई दिक्कत होगी आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए दूसरे के बाद हम लोग आते हैं तीसरा पर। तीसरा है मेंडलीव का आवर्त सारणी। क्या भाई? मेंडलीव का आवर्त सारणी, यानी मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाई उसके बारे में दो शब्द हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोग वीडियो में लगातार कॉपी कलम तैयार रख के आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, अगर अच्छा लगे तो, ऐसा नहीं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेंडलीव का आवर्त सारणी। समझिएगा यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का आवर्त सारणी, देखिए भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे। तो मेंडलीव आप जान लीजिए कि मेंडलीव जो है रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। इन्होंने अपना नियम जो है 1869 ईस्वी में दिया गया था और मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार इसने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्व को सजाया। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, यानी बढ़ते हुए परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया। किसने? मेंडलीव ने। अब देखिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि मेंडलीव जो है, ध्यान समझिएगा, मेंडलीव के अनुसार कुल तत्व था उस समय 63। कुल तत्व कितना था भैया? 63 तत्व था। और अंतिम तत्व इसके अनुसार था Hg, हम लोग जिसको पारा बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं। और ये जो यही मरकरी है जो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। एक मरकरी अमलगम का निर्माण करता है। अमलगम का निर्माण कौन करता है? तो मरकरी करता है। और दूसरा मरकरी ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। अब दूसरी बात कि भाई परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप मेंडलीव से संबंधित आप ये जान लीजिए। 63 तत्व में हो गया। इसके अनुसार कुल वर्ग जो है, वर्गों की संख्या थी, वर्ग था 9। ध्यान दीजिए, वर्ग था 9 और आवर्त था 7। आवर्त कितना था? आवर्त था 7। मेंडलीव का ये था आवर्त सारणी। मैं अभी ऊपर देता। इसने देखिए क्या किया, इसने मेंडलीव साहब का एक मेन बात क्या है कि मेंडलीव साहब समस्थानिकों की व्याख्या नहीं की। अब भाई समस्थानिक होता क्या है तो आप इतना को स्क्रीनशॉट या लिख लेंगे इसको, या वीडियो रोक के आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि भाई समस्थानिक होता क्या है। चलिए हम लोग समस्थानिक पर आते हैं। ध्यान दीजिए, समस्थानिक, देखिए सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान, यानी स्थान बराबर होना चाहिए। तो किसी भी तत्व का स्थान बराबर होने के लिए उसका परमाणु संख्या का समान होना जरूरी है। समझिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो है समस्थानिक। क्या है भाई? समस्थानिक। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान, तो स्थान बराबर होगा। चले दीजिए पूरी बात है। समस्थानिक तो जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला और 3 ग्राम वाला। 1 ग्राम वाले को प्रोटीरियम कहा जाता है। समझिएगा, 1 ग्राम वाले को प्रोटीरियम कहा जाता है जिसको H से सूचित किया जाता है। ठीक है भाई। 2 ग्राम वाले को ड्यूटेरियम कहा जाता है जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं।
और 3 ग्राम वाले को ट्राइटिरियम कहा जाता है, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों अस्थाई होते हैं और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक, अब यहाँ समझिएगा कि हम आपको बताएंगे, आप सुने होंगे भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, क्योंकि ट्राइटियम का द्रव्यमान होता है 3 ग्राम और ड्यूटेरियम का होता है 2 ग्राम और प्रोटियम का होता है 1 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइटियम का 3 ग्राम तो सबसे भारी होना चाहिए, लेकिन वो अस्थाई होता है। क्या होता है भाई, वो अस्थाई होता है। इसलिए हम लोग प्रोटियम और ड्यूटेरियम में तुलना करेंगे, तो प्रोटियम का द्रव्यमान 1 ग्राम और ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 ग्राम। इसलिए भारी हाइड्रोजन कोई पूछेगा तो भारी हाइड्रोजन कहा जाता है ड्यूटेरियम को, भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम को। और भारी जल का सूत्र होता है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। आप इतना याद रखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी से, तो कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी चीज हो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब उसने समस्थानिकों की व्याख्या इसलिए नहीं की, उसने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था मेंडलीव ने। तो बताइए हाइड्रोजन का 3 स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन को उसने एक नाम दिया, संज्ञा दी, हाइड्रोजन को उसने अवारा तत्व कहा। किसने, मेंडलीव ने। पूछेगा ऐसा कौन सा रूसी वैज्ञानिक है जिसने हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा, तो आप कह दीजिएगा मेंडलीव साहब थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका सेकेंड लेक्चर 11th क्लास का और बेसिक आवर्त सारणी का सेकेंड लेक्चर। अब हम लोग थर्ड लेक्चर पे आएंगे, उससे पहले दोनों लेक्चर को देख के आप थर्ड लेक्चर पे आएंगे, और जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरे तत्व और ग्रुप आवर्त सारे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप थर्ड लेक्चर देखना नहीं भूलेंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।